शीतलपुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी राधा, अपने बेटे राजू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गोपाल ऑटो रिक्शा चलाया करता था और उसकी पत्नी गांव के सेठ के घर साफ सफाई का काम किया करती थी। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन अचानक से गोपाल की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब गोपाल के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। ऑटो चलाकर गोपाल को जितने पैसे मिलते वो सब खर्च हो जाते। माँ की दवाइयों के लिए एवं घर के अन्य खर्चों के लिए गोपाल के पास अब पैसे ही नहीं बचते, तो वह गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों से पैसे उधार ले लेता है। देखो गोपाल, तुम एक भले व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन पैसे मुझे समय से वापस मिल जाने चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके पैसे समय से लौटा दूंगा। परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ का देहांत हो जाता है। गोपाल के ऊपर खूब सारा कर्ज हो जाता है। वह रोज सुबह सुबह ही ऑटो लेकर निकल जाता ताकि पैसे कमाकर उधार चुकता कर सके। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। अजी, सर्दियाँ शुरू होने वाली है और हमारे पास सर्दियों में पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं है। मैं जानता हूँ भाग्यवान, माँ की बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए और तुम तो जानती ही हो, मैंने गांव के लोगों से कर्ज भी ले रखा है। जितने पैसे मैं ऑटो चला के कमाता हूँ वह कर्ज चुकाने में ही चले जाते हैं। हम तो किसी तरह से रह लेंगे, परंतु राजू के बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा। उसके पुराने कपड़े अब छोटे हो गए हैं और फट भी गए हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गांव के बस स्टॉप पे एक व्यक्ति चुपचाप बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। तभी गोपाल अपना ऑटो लेकर वहां आ जाता है। गोपाल उस व्यक्ति के पास जाता है। बाबूजी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप यहाँ बैठे हैं। आपको कहीं जाना है क्या? मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? हाँ, मुझे आशा नगर जाना है अपने मित्र के घर, परंतु मेरे पास भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरा सामान और मेरे पैसे चोरी हो गए। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये लीजिए बाबूजी, ये आ गया आपका आशा नगर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है बाबूजी, यह तो मेरा फर्ज था। आखिरकार सर्दियों का मौसम आ ही गया। शीतलपुर में हमेशा ही बहुत ठंड पड़ती थी, परंतु इस साल टेम्परेचर माइनस में चला गया था, जिसके कारण ऐसा लग रहा था हाथ पैर सूने पड़ जाएंगे। सारे लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। हे भगवान, यह कैसा कहर ढा रहे हो हम जैसे गरीबों पर। देख रही हो राधा, ठंड इतनी ज़्यादा है कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। घर से बाहर निकलते ही हाथ पैर जैसे सुन्न हो जा रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो जी, ठंड की मार तो हम गरीब लोग ही सहते हैं। अच्छा, चलो अब मैं काम पर चलता हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड है, अगर आज ऑटो लेकर न जाओगे तो क्या हो जाएगा? कैसी बातें करती हो भाग्यवान, जीने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम खाएंगे क्या, और कर्ज भी तो चुकाने हैं। चलो अब मैं जाता हूँ। गोपाल ऑटो लेकर निकल जाता है। इतने कड़ाके की ठंड में आजकल उसे सवारियां भी नहीं मिल रही थी। राजू बेटा, अब मैं भी काम पर जाती हूँ। मैं खाना बना कर रख दी हूँ, तुम समय से खा लेना और घर से बाहर मत जाना, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, मैं खा लूँगा। फिर राधा भी काम के लिए निकल जाती है।
जब राधा सेठ के घर काम पर पहुंची तो सेठ अलाव के पास खड़ा होकर अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नज़र राधा पर पड़ती है। अरे राधा, तुम अभी आ रही हो? सूरज सर पे आ गया। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में सुबह सुबह ही काम शुरू हो जाता है। माफ़ कर दीजिए सेठ जी, ठंड की वजह से सोकर उठने में देर हो गई। मैं जल्दी ही सारे काम खत्म कर दूंगी। ये सब बहाने यहाँ नहीं चलेगा। काम करने का मन नहीं है तो बता दो, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारे जैसे बहुत लोग तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। तभी सेठ की पत्नी वहां आ जाती है। क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो जी इतनी ठंड में? ये लोग इतनी ठंड में काम करने के लिए आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें इन पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती इन लोगों को। ये सब काम नहीं करने के बहाने बनाते हैं बस। अगर इन्हें कुछ ना बोलो तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। सेठ की बातें सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपनी हालात के कारण मजबूर थी। वह चुपचाप अपने काम में लग जाती है। उधर गोपाल सारा दिन बस स्टॉप पे बैठा हुआ सवारी का इंतजार करता रहा, परंतु उसे आज कोई भी सवारी नहीं मिली। सेठ जी, अगर पगार मिल जाती तो मुझे मेरे बच्चे के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। एक तो तुम काम पर समय से नहीं आती हो और ऊपर से तुम्हें पगार चाहिए। अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ है। जब महीना खत्म हो जाएगा तब पगार ले जाना। अंधेरा होने के बाद भी गोपाल ठंड से ठिठुरता हुआ बस स्टॉप पर बैठा था, इस उम्मीद में कि शायद अभी भी कोई सवारी मिल जाए। आज उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी। ठंड बहुत जोरों की थी और गोपाल अभी तक घर नहीं आया था। राधा अपने बेटे राजू के साथ अलाव के पास बैठी चुपचाप अपने पति का इंतजार कर रही थी। माँ, पिताजी कब आएंगे? तुम्हारे पिताजी जल्दी ही आ जाएंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। तभी गोपाल वहां आ जाता है। क्या बात है जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो एक भी सवारी नहीं मिली। पूरे दिन बस स्टैंड पर इसी इंतजार में बैठा रहा कि शायद कोई सवारी मिल जाए, परंतु इतनी ठंड में कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। कोई बात नहीं है जी, आओ थोड़ा आग के पास बैठकर हाथ पैर सेक लो। कैसे ठंड से ठिठुर रहे हो। गोपाल आग के पास बैठकर हाथ पैर सेकने लगता है। राधा, क्या तुमने सेठ जी से पगार की बात की? आज मैं काम पर देर से पहुंची तो सेठ जी मुझ पर बहुत गुस्सा किए। फिर जब मैंने पगार मांगा तो उन्होंने कहा कि अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, महीना पूरा होगा तो पगार मिलेगा। हम गरीबों का दर्द कोई नहीं समझता। हे भगवान, इस बार की ठंड न जाने कैसे कटेगी। क्या ठकुराइन ने भी कोई मदद नहीं की? यह कंबल ठकुराइन ने ही दी है जो राजू को ओढ़ाया है। चलो अब खाना खा लो। फिर सब लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात में ठंड और बढ़ जाती है। जैसे जैसे रात बीतती जाती है, ठंड का कहर बढ़ता ही जाता है। रात में ठंड ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से राजू अचानक से कांपने लगता है। सुनो जी, जल्दी उठो, देखो न राजू को क्या हो गया है। अरे भाग्यवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हमें इसे शहर के अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अस्पताल? परंतु जी शहर के अस्पताल में तो बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? इतना सोचने का समय नहीं है भाग्यवान, वह सब बाद में देखा जाएगा। चलो अब जल्दी करो। गोपाल कपकपाती ठंडी रात में अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल की ओर निकल गया। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसे अपने हाथ पैर सुन्न जान पड़ रहे थे, परंतु उसे अपने बेटे की जान बहुत प्यारी थी। गोपाल अपने परिवार को लेकर अस्पताल पहुंच गया। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप उसे अस्पताल में भर्ती कर लीजिए।
ठीक है, पहले 1000 रुपया फीस जमा करा दो। 1000 रुपये? मेरे पास तो बस 200 ही रुपए हैं साहब। क्या तुमने इसे कोई खैराती अस्पताल समझ रखा है? पहले 1000 रुपये जमा करो, तब भर्ती होगी, नहीं तो निकल जाओ यहां से। नहीं नहीं साहब जी, ऐसा ना कहो। मैं इतनी रात को इतनी ठंड में अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगा? यह मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। गोपाल उस रिसेप्शनिस्ट से राजू को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए खूब मिन्नतें करता है, परंतु वह उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अस्पताल से चले जाने के लिए कहता है। अपनी गरीबी और मजबूरी से हताश होकर गोपाल और उसका परिवार अस्पताल के सीढ़ियों पर ही बैठ गया। गोपाल को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी की जंग हार गया हो। रात को ठंड का कहर अपने चरम पर था। गोपाल और उसका परिवार इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो लोग वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब गोपाल को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया। मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरी पत्नी और मेरा बेटा कैसे हैं? और वो लोग कहाँ हैं अभी? आपकी पत्नी और आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, वो अस्पताल के दूसरे वार्ड में भर्ती हैं। कल आप बेहोश हो गए थे, आपको डॉक्टर अनिल यहाँ लेकर आए। तभी डॉक्टर अनिल वहाँ पर आ जाते हैं। यह डॉक्टर अनिल हैं, इन्होंने ही कल आपको अस्पताल में भर्ती किया था। अरे बाबूजी, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और यह अस्पताल मेरा ही है। तुम कल रात को मुझे सीढ़ियों पर बेहोश मिले, आखिर क्या बात हो गई थी? फिर गोपाल अपनी सारी कहानी सुनाता है। डॉक्टर अनिल ने उस रिसेप्शनिस्ट को खूब फटकार लगाई और आगे से ऐसा करने के लिए सख्त मना किया। गोपाल, यह कुछ पैसे रख लो, इससे अपने और अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े खरीद लेना। पहले तो गोपाल पैसे लेने से मना कर देता है, परंतु डॉक्टर अनिल के बहुत कहने पर और अपने हालात के बारे में सोचकर वह पैसे ले लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। गोपाल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है।